नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल उमंग ज़िंदगी में। दोस्तों, आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की एक और कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है उन्माद। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मनहर ने अनुरुक्त होकर कहा, यह सब तुम्हारी कुर्बानियों का फल है बागी। नहीं तो आज मैं किसी अंधेरी गली में, किसी अंधेरे मकान के अंदर अंधेरी ज़िंदगी काट रहा होता। तुम्हारी सेवा और उपकार हमेशा याद रहेंगे। तुमने मेरा जीवन सुधार दिया, मुझे आदमी बना दिया। वागेश्वरी ने सिर झुकाए नम्रता से उत्तर दिया, यह तुम्हारी सज्जनता है। मानो मैं बेचारी भला तुम्हारी जिंदगी क्या सुधारूंगी। हाँ, तुम्हारे साथ रहकर मैं भी एक दिन आदमी बन जाऊंगी। तुमने परिश्रम किया, उसका पुरस्कार पाया। जो अपनी मदद आप करते हैं उनकी मदद परमात्मा भी करते हैं। अगर मुझ जैसी गवारन किसी और के पाले पड़ी होती तो अब तक न जाने क्या गत बनी होती। मनहर मानो इस बहस में अपना पक्ष समर्थ करने के लिए कमर बांधता हुआ बोला, तुम जैसी गवारन पर मैं 1 लाख सजी हुई गुड़ियों और रंगीन तितलियों को निछावर कर सकता हूँ। तुमने मेहनत करने का वह अवसर और वह अवकाश दिया जिसके बिना कोई सफल हो ही नहीं सकता। अगर तुमने अपनी अन्य विलास प्रिय रंगीन मिजाज बहनों की तरह मुझे अपने तकाजों से दबा रखा होता तो मुझे उन्नति करने का अवसर कहाँ मिलता। तुमने मुझे निश्चिंता प्रदान की जो इसकी स्कूल के दिनों में भी न मिली थी। और सहकारियों को देखता हूँ तो मुझे उन पर दया आती है। किसी का खर्च पूरा नहीं पड़ता, आधा महीने भी नहीं जाने पाता और हाथ खाली हो जाता है। कोई दोस्तों से उधार मांगते हैं, कोई घर वालों को खत लिखते हैं, कोई गहनों की फिक्र में मरा जाता है, कोई कपड़ों की। कभी नौकरी की टोह में हैरान, कभी वैद की टोह में परेशान। किसी को शांति नहीं। आए दिन स्त्री पुरुष में जूते चलते हैं। अपना जैसा भाग्यवान तो मुझे कोई दिखाई ही नहीं पड़ता। मुझे घर के सारे आनंद प्राप्त हैं और जिम्मेदारी एक भी नहीं है। तुमने ही मेरे हौसलों को उभारा, मुझे उत्तेजना दी। जब कभी भी मेरा मन उत्साह टूटने लगता तो तुम मुझे तसल्ली देती थी। मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि तुम घर का प्रबंध कैसे करती हो। तुमने मोटे से मोटा काम अपने हाथों से किया जिससे मुझे पुस्तकों के लिए रुपयों की कमी न हो। तुम ही मेरी देवी हो और तुम्ही की बदौलत आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तुम्हारी इन सेवाओं की स्मृति को हृदय से सुरक्षित रखूंगा बागी। और एक दिन वह आएगा जब तुम अपने त्याग और तप का आनंद उठाओगी। वागेश्वरी ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए सबसे बड़े पुरस्कार हैं। मानो मैं और किसी पुरस्कार की भूखी नहीं। मैंने जो कुछ तुम्हारी थोड़ी बहुत सेवा की उसका इतना यश मुझे मिलेगा, मुझे तो आशा भी न थी। मनहर नाथ का हृदय इस समय उदार भाव से उमड़ा हुआ था। वह यूं बहुत ही अल्पभाषी, कुछ रूखा आदमी था और शायद बागेश्वरी के मन में उसकी सुसक्ता पर दुख भी हुआ हो। पर इस समय सफलता के नशे में उसकी वाड़ी में पर लगा दिए थे। बोला, जिस समय मेरे विवाह की बात चल रही थी मैं बहुत शंकित था। समझ गया कि मुझे जो कुछ होना हो गया था। अब सारी उम्र देवी जी की नाजब रादी में गुजरेगी। बड़े बड़े अंग्रेज विद्वानों की पुस्तकें पढ़ने से मुझे विवाह से घृणा हो गई थी। मैं इसे उम्र कैद समझने लगा था जो आत्मा और बुद्धि की उन्नति का मार्ग बंद कर देती है, जो मनुष्य को स्वार्थ का भक्त बना देती है, जो जीवन के क्षेत्र को स्वर्ण की सबसे बड़ी विभूति है, जो मनुष्य को उज्जवल और पूर्ण बना देती है, जो आत्मोन्नति का मूल मंत्र है। मुझे मालूम हुआ कि विवाह का उद्देश्य भोग नहीं, आत्मा का विकास है। वागेश्वरी मनहर की नम्रता सहन नहीं कर सकी। वह किसी बात को के बहाने से उठकर चली गई। मनहर और वागेश्वरी का विवाह हुए 3 साल गुजर गए थे। मनहर उस समय एक दफ्तर में क्लर्क था। सामान्य युवकों की भांति
उसे भी जासूसी उपन्यासों से बहुत प्रेम था। धीरे धीरे उसे जासूसी का शौक हुआ। इस विषय पर उसने बहुत सा साहित्य जमा किया और बड़े मनोयोग से उसका अध्ययन किया। इसके बाद उसने इस विषय पर स्वयं एक किताब लिखी। रचना में उसने ऐसी विलक्षण विवेचन शक्ति का परिचय दिया। उसकी शैली भी इतनी रोचक थी कि जनता ने उसके हाथ हाथ लिया। इस विषय पर वह सर्वोत्तम ग्रंथ था। देश में धूम मच गई। यहाँ तक कि इटली और जर्मनी जैसे देशों से उसके पास प्रशंसा पत्र आए और इस विषय की पत्रिकाओं में अच्छी अच्छी आलोचनाएं निकली। अंत में सरकार ने भी गुणग्राहकता का परिचय दिया। उसे इंग्लैंड जाकर इस कला का अभ्यास करने के लिए वृत्ति प्रदान की और यह सब कुछ वागीश्वरी की बहुरणा का सुफल था। मनहर की इच्छा थी कि वागीश्वरी भी साथ चले, पर वागीश्वरी उनके पांव की बेड़ी नहीं बनना चाहती थी। उसने घर रहकर सास ससुर की सेवा करना ही उचित समझा। मनहर के लिए इंग्लैंड एक दूसरी दुनिया थी, जहां उन्नति के मुख्य साधनों में एक रूपवती पत्नी का होना भी जरूरी था। अगर पत्नी रूपवती है, चपल है, वाणी कुशल है, प्रगल्भ है, तो समझ लो उसके पति को सोने की खान मिल गई। अब वह उन्नति के शिखर में पहुंच सकता है, मनोयोग और तपस्या के बलबूते पर नहीं, पत्नी के प्रभाव और आकर्षण के तेज पर। उस संसार के रूप और लावण्य व्रत के बंधनों से मुक्त एक अबाध संपत्ति थी जिसने किसी रमणी को प्राप्त कर लिया। उसकी मानो तकदीर खुल गई। यदि कोई सुंदरी, कोई सहधर्मिणी नहीं है तो तुम्हारा सारा उद्योग, सारी कार्यपुटता निष्फल है। कोई तुम्हारा पुरुषाहाल न होगा। अतएव वहाँ रूप को लोग व्यापारिक दृष्टि से देखते थे। साली भर के अंग्रेजी समाज के संसर्ग ने मनहर की मनोवृत्तियों में क्रांति पैदा कर दी। उसके मिजाज ने संसारिकता का इतना प्राधान्य हो गया कि कोमल भाव के लिए वहाँ कोई स्थान ही न रहा। वागेश्वरी उसके विद्याभ्यास में सहायक होती थी, पर उस अधिकार और पद की ऊंचाइयों तक न पहुंच सकती थी। उसके त्याग और सेवा का महत्व भी अब मनहर की निगाहों में कम होता जा रहा था। वागेश्वरी अब एक व्यर्थ सी वस्तु मालूम होती थी, क्योंकि भौतिक दृष्टि से हर एक वस्तु का मूल उसने होने वाले साथ पर ही अवलंबित था। अपना पूर्व जीवन अब उसे हास्यास्पद जाना पड़ता था। चंचल, हंसमुख, विनोदरी अंग्रेज युवतियों के सामने तक की सहने सहने उसका वह मलिन प्रकाश भी अब लुप्त हो गया। मनहर ने अपने भविष्य का निश्चय कर लिया। वह भी एक रमणी के रूप में नौका द्वारा ही अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा, इसके सिवा और कोई उपाय न था। रात के 9 बजे थे। मनहर लंदन के एक फैशनेबल रेस्टोरेंट में बैठा ठना बना बैठा था। उसका रंग रूप और ठाट बाट देखकर सहसा कोई नहीं कह सकता था कि वह अंग्रेज नहीं है। लंदन ने भी उसके सौभाग्य ने उसका साथ दिया था। उसने चोरी के कई गहरे मामलों का पता लगा लिया था, इसलिए उसे धन और यश दोनों ही मिल रहा था। अब यहाँ के भारतीय समाज का प्रमुख अंग बन गया था, जिसके आतिथ्य और सौजन्य की सभी सराहना करते थे। उसका लबो लहजा भी अंग्रेजों से मिलता जुलता था। उसके सामने मेज की दूसरी ओर एक रमणी बैठी हुई थी। उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसके अंग अंग से यौवन टपक पड़ता था। भारत के अद्भुत वृत्तांत सुनकर उनकी आंखें खुशी से चमक रही थी। मनहर चिड़िया के सामने दाने बिखेर रहा था। मनहर विचित्र देश है, जैनी अत्यंत विचित्र है। 5-5 साल के दूल्हे तुम्हें भारत के सिवा कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। लाल रंग के चमकदार कपड़े, सिर पर चमकता हुआ लंबा टोप, चेहरे पर फूलों का झल्लादार बुर्का, घोड़े पर सवार चले आ रहे हैं। 2 आदमी दोनों तरफ से छतरी लगाए हैं, हाथों में मेहंदी लगी हुई है। जैनी, मेहंदी क्यों लगाते हैं? मनहर, जिससे हाथ लाल हो जाए। पैरों में भी रंग भरा जाता है, उंगलियों के नाखून लाल रंग दिए जाते हैं। वह दृश्य देखते ही बनता है। जैनी,
यह तो दिल में सनसनी पैदा करने वाला दृश्य होगा। दुल्हन भी इसी तरह सजाई जाती होगी। मनहर, इससे कई गुना अधिक। सिर से पांव तक सोने चांदी के गहनों से लदी हुई। ऐसा कोई अंग नहीं जिसमें दो चार जेवर न हो। जैनी, तुम्हारी शादी भी इसी तरह हुई होगी। तुम्हें तो बड़ा आनंद आया होगा। मनहर, हाँ, वही आनंद आया था जो तुम्हें मेरी गोराउंड पर चढ़ने में आता है। अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने मिलते हैं, खूब नाच तमाशे देखते हैं और शहनाइयों का गाना सुनता था। मज़ा तो तब आता है जब दुल्हन अपने घर से विदा होती है। सारे घर में कोहराम मच जाता है। दुल्हन हर एक से लिपट लिपट कर रोती है, जैसे मातम कर रही हो। जैनी, दुल्हन क्यों रोती है? मनहर, रोने का रिवाज चला आता है। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि वह हमेशा के लिए नहीं जा रही, फिर भी सारा घर इस तरह फूट फूट कर रोता है मानो वह काले पानी को भेजी जा रही हो। जैनी, मैं तो इस तमाशे पर खूब हंसूं। मनहर, हंसने की बात ही है। जैनी, तुम्हारी बीवी भी रोई होगी। मनहर, अजी कुछ ना पूछो, पछाड़ो खा रही थी, मानो मैं उसका गला काट दूंगा। मेरी पालकी से निकलकर भागी जाती थी, पर मैंने जोर से पकड़कर अपनी बगल में बैठा लिया। तब मुझे दांत काटने दौड़ी। मिस जेनी ने जोरों का कहकहारा मारा और हंसी के साथ लौट गई। बोली, हरिबल हरिबल, क्या अब भी दांत काटती है? मनहर, अब वह इस संसार में नहीं रही जैनी। मैं उससे खूब काम लेता था। मैं सोता था तो वह बदन में चंपी लगाती थी, मेरे सिर में तेल डालती थी, पंखा झलती थी। जैनी, मुझे तो विश्वास ही नहीं आता, तुम बिल्कुल मूर्ख थी। मनहर, कुछ न पूछो, दिन को किसी के सामने मुझसे बोलती भी न थी, मगर मैं उसका पीछा करता रहता। जैनी, ओ नॉटी बॉय, तुम बड़े शरीफ हो। थी तो रूपवती। मनहर, हाँ, उसका मुंह तुम्हारे तलवे जैसा था। जैनी, नॉनसेंस, तुम ऐसी औरत के पीछे कभी नहीं दौड़ते। मनहर, उस वक्त मैं भी मूर्ख था जैनी। जैनी, ऐसी मूर्ख लड़की से तुमने विवाह क्यों किया? मनहर, विवाह न करता तो माँ बाप जहर खा लेते। जैनी, वह तुम्हें प्यार कैसे करने लगी? मनहर, और करती क्या, मेरी सुबह दूसरा कौन ही था। घर से बाहर न निकलने पाती थी, मगर प्यार हमसे किसी को न था। वह मेरी आत्मा और हृदय को संतुष्ट न कर सकती थी। जैनी, मुझे उन दिनों की याद आती है तो ऐसा मालूम होता है कि कोई भयंकर स्वप्न था। उफ, अगर वह स्त्री आज जीवित होती तो मैं किसी अंधेरे दफ्तर में बैठा कलम घिस रहा होता। इस देश में आकर मुझे यथार्थ ज्ञान हुआ कि संसार में स्त्री का क्या स्थान है, उसका क्या दायित्व है और जीवन उसके कारण कितना आनंदप्रद हो जाता है। और जिस दिन तुम्हारे दर्शन हुए वह तो मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन था। याद है तुम्हें वो दिन? तुम्हारी वह सूरत मेरी आंखों में अब भी फिर रही है। जैनी, अब मैं चली जाऊंगी, तुम मेरी खुशामद करने लगे। भारत के मजदूर दल सचिव थे लॉर्ड बार्बर और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे मिस्टर कावर्ड। लॉर्ड बार्बर भारत के सच्चे मित्र समझे जाते थे। जब कंजर्वेटिव और लिबरल दलों का अधिकार था तो लॉर्ड बार्बर भारत की बड़ी जोरों से वकालत करते थे। वह उन मंत्रियों पर ऐसे ऐसे कटाक्ष करते थे कि उन बेचारों को कोई जवाब न सूझता था। एक बार वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ कांग्रेस में शरीक हुए थे। उस समय उनकी उदार वक्तृताओं ने समस्त देश में आशा और उत्साह की एक लहर दौड़ी थी। कांग्रेस के जलसे के बाद वह जिस शहर में गए, जनता ने उनके रास्तों में आंखें बिछाई, उनकी गाड़ियां खींची, उन पर फूल बरसाए। चारों ओर से यही आवाज़ आती थी, यह है भारत का उद्धार करने वाला। लोगों को विश्वास हो गया कि भारत के सौभाग्य से अगर कभी लॉर्ड बार्बर को कोई अधिकार प्राप्त हुआ तो वह दिन भारत के इतिहास में मुबारक होगा। लेकिन अधिकार पाते ही लॉर्ड बार्बर ने एक विचित्र परिवर्तन हो गया। उनके सारे स्वभाव, उसकी उदारता, न्यायपरायण, सहानुभूति, ये सभी अधिकार के भंवर में पड़ गए और अब लॉर्ड बार्बर और उनके पूर्वाधिकारी के व्यवहार में लेस मात्र भी अंतर न था। वह भी वही कर रहे थे जो उनके पहले लोगों ने किया। वही दमन था, वही जातिगत अभिमान, वही कट्टरता, वही संकीर्णता। देवता अधिकार के सिंहासन पर पांव रखते ही अपना देवत्व खो बैठा था। अपने 2 साल के अधिकार काल में उन्होंने सैकड़ों ही
अफसर नियुक्त किए, पर उनमें एक भी हिंदुस्तानी न था। भारतवासी निराश होकर उन्हें डाई हार्ड, धन का उपासक और साम्राज्यवाद का पुजारी कहने लगे थे। यह खुला हुआ रहस्य था कि जो कुछ करते थे मिस्टर कावर्ड करते थे। हक यह था कि लॉर्ड बार्बर नियत के जितने शेर थे, जितने दिल से के कमज़ोर। हालांकि परिणाम दोनों दिशाओं में एक सा था। यह मिस्टर कावर्ड एक ही महापुरुष थे। उनकी उम्र 40 से अधिक गुजर चुकी थी, पर अभी तक उन्होंने विवाह नहीं किया था। शायद उनका ख्याल था कि राजनीति के क्षेत्र में रह के वे विवाह का आनंद नहीं उठा सकते। वास्तव में नवीनता के मधुप थे। उन्हें नित्य नए विनोद और आकर्षण, नित्य नए विलास उल्लास की ठोर रहती थी। दूसरों के लगाए हुए बाग की सैर करके चित्त को प्रसन्न कर लेना इससे कहीं सरल था कि अपना बाग आप लगाएं और उसकी रक्षा और सजावट में अपने सिर खपाएं। उनको व्यापारिक और व्यवहारिक दृष्टि से यह लटका उससे कहीं आसान था। दोपहर का समय था। मिस्टर कावर्ड नाश्ता करके सिगार पी रहे थे कि मिस जेनी रोज के आने की खबर आई। उन्होंने तुरंत आईने के सामने खड़े होकर अपनी सूरत देखी, बिखरे बालों को संवारा, बहुमूल्य इत्र और माला से स्वागत की साहस छवि दर्शाते हुए कमरे से निकले। मिस रोज से हाथ मिलाया। जेनी ने कदम रखते ही कहा, अब मैं समझ गई कि क्यों कोई सुंदरी तुम्हारी बात नहीं पूछती। आप अपने वादों को पूरा करना नहीं जानते। मिस्टर कावर्ड ने जेनी के लिए कुर्सी खींचते हुए कहा, मुझे बहुत खेद है मिस जेनी कि कल मैं अपना वादा पूरा न कर सका। प्राइवेट सेक्रेटरी का जीवन कुत्तों के जीवन से भी हे है। बार बार चाहता है कि दफ्तर से उठूं, पर एक न एक कॉल ऐसा आ जाता है कि रुक जाना पड़ता है। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। बाद में तुम्हें खूब आनंद आया होगा। जेनी, मैं तुम्हें तलाश करती रही। जब तुम न मिले तो मेरा ही मन खट्टा हो गया और किसी के साथ नहीं नाची। अगर तुम्हें नहीं जाना था तो मुझे निमंत्रण क्यों दिया? कावर्ड ने जेनी को सिगार भेंट करते हुए कहा, तुम मुझे लज्जित कर रही हो जेनी। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती कि तुम्हारे साथ नाचता। एक पुराना बैचलर होने पर भी मैं उस सुख की कल्पना कर सकता हूँ। बस यही समझ लो कि तड़प तड़प कर रह जाता हूँ। जेनी ने कठोर मुस्कान के साथ कहा, तुम इसी योग्य हो कि बैचलर बने रहो। यही तुम्हारी सजा है। कावर्ड ने अनुरुक्त होकर उत्तर दिया, जेनी, तुम बड़ी कठोर हो। तुम्ही क्या रमणियों सभी कठोर होती हैं। मैं कितनी पारदर्शिता दिखाऊं तुम्हें विश्वास नहीं आएगा। मुझे यह अरमान ही रह गया कि कोई सुंदरी मेरे अनुराग और लगन का आदर करती। जेनी, तुम में अनुराग हो भी तो रमणियां ऐसे बहानोबाजों को मुंह नहीं लगाती। कावर्ड फिर बहानेबाज कहा, मजबूर क्यों नहीं कहती? जेनी, मैं किसी को मजबूर नहीं मानती। मेरे लिए हर्ष और गौरव की बात नहीं हो सकती कि आपको जब अपने सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कामों में अवकाश मिले तो आप मेरा मन रखने के लिए एक क्षण के लिए अपने कोमल चरणों को कष्ट दें। इसी कारण अब तक झीक रहे हो। कावर्ड ने गंभीर भाव से कहा, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो जेनी। मेरे अविवाहित रहने का क्या कारण है? जेनी ने उसका परिहास करते हुए कहा, अच्छा तो यह रहस्य आपको मालूम हो गया। तब तो आप सचमुच में आत्मदर्शी हैं। जरा मैं भी तो सुनूं क्या कारण था? कावर्ड ने उत्साह के साथ कहा, अब तक कोई ऐसी सुंदरी न मिली जो मुझे उन्मत्त कर सकती। जेनी ने कठोर परिहास के साथ कहा, मेरा ख्याल था कि दुनिया में ऐसी औरत पैदा ही नहीं हुई जो तुम्हें उन्मत्त कर सकती। तुम उन्मत्त बनाना चाहते हो, उन्मत्त बनना नहीं चाहते। कावर्ड, तुम बड़ा अत्याचार करती हो जेनी। जेनी, अपने उन्माद का प्रमाण देना चाहते हो। कावर्ड, हृदय से जेनी, मैं उस अवसर की ठाक में बैठा हूँ। उसी दिन शाम को जेनी ने मनहर से कहा था, तुम्हारे सौभाग्य पर बधाई, तुम्हें वह जगह मिल जाएगी। उस दिन शाम को मनहर उछलकर बोला, सच? सेक्रेटरी से कोई बातचीत हुई? जेनी, सेक्रेटरी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सब कुछ कावर्ड के हाथों में है। मैंने उसी को चंग पर चढ़ाया।
लगा मुझे इश्क जताने। 50 साल की तो उम्र है, चांद के बाल झड़ गए, गालों पर झुर्रियां पड़ गई हैं, पर अभी तक आपको इश्क का खब्द है। अब अपने को एक ही रसिया समझते हैं। उसके बूढ़े चोचले बहुत ही बुरे मालूम होते थे, मगर तुम्हारे लिए सब कुछ करना पड़ा। खैर, मेहनत सफलता हो गई, कल तुम्हें परवाना मिल जाएगा। अब सफ़र की तैयारी करनी चाहिए। मनहर ने गदगद होकर कहा, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया जैनी। मनहर को गुप्तचर विभाग में ऊंचा पद मिला। देश के राष्ट्रीय पत्रों ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। उसकी तस्वीर छापी और राष्ट्र की ओर से उसे बधाई दी। वह पहला भारतीय था जिसे यह ऊंचा पद प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार ने सिद्ध कर दिया था कि उनकी न्याय बुद्धि जाति अभिमान और द्वेष से उच्चतर है। मनोहर और जैनी का विवाह इंग्लैंड में ही हो गया। हनीमून का महीना फ्रांस में गुजरा। वहां से दोनों हिंदुस्तान आए। मनोहर का दफ्तर बम्बई में था। वहीं दोनों एक होटल में रहने लगे। मनहर को गुप्त अभियोगी की खोज के लिए अक्सर दौरे करने पड़ते थे, कभी कश्मीर, कभी मद्रास, कभी रंगून। जैनी इन यात्राओं में बराबर उसके साथ रहती। नित्य नए दृश्य थे, नए विनोद, नए उल्लास। उसकी नवीनता, प्रिय प्रकृति के लिए आनंद का इससे अच्छा और क्या समान हो सकता था। मनहर का रहन सहन तो विदेशी था ही, घर वालों से भी उसका संबंध विच्छेद हो गया। वागेश्वरी के पत्रों का उत्तर देना तो दूर रहा, वह उन्हें खोलकर पढ़ता भी न था। भारत में हमेशा उसे यह शंका बनी रहती थी कि कहीं घर वालों को उसका पता न चल जाए। जैनी से वह अपनी यथार्थ स्थिति को छुपाए रखना चाहता था। उसने घर वालों को आने की सूचना तक न दी थी। यहाँ तक कि वह हिंदुस्तानियों से बहुत कम मिलता था। उसने घर वालों की ओर आने की सूचना भी न दी। उसके मित्र अधिकांश पुलिस और फौज के अफसर थे। वहीं उसके मेहमान होते वाकट चतुर। जैनी सम्मोहन कला में सिद्धस्त थी। पुरुषों के प्रेम से खेलना उसकी सबसे अमोदय क्रीड़ा थी। जलाती थी, रिझाती थी, और मनहर भी उसकी कपट लीला का शिकार बना रहता। उसे वह हमेशा भूल भुलैया में रखती, कभी इतना निकट की छाती पर सवार न, कभी इतना दूर की योजन का अंतर, कभी निष्ठुर और कठोर और कभी प्रेम विहल वग्र। एक रहस्य था जिसे वह कभी समझता और कभी हैरान रह जाता। इस तरह 2 वर्ष बीत गए और मनोहर और जैनी कोण की दो भुजाओं की भांति एक दूसरे से दूर होते गए। मनोहर इस भावना को हृदय से न निकाल सकता कि जैनी का मेरे प्रति एक विशेष कर्तव्य है, वह चाहे उसकी संकीर्णता हो या कुल मर्यादा का असर। इवन जैनी को पावन देखना चाहता था। उसकी स्वच्छंद वृत्ति उसे लज्जाप्रद मालूम होती। वह भूल जाता कि जैनी से उसके संपर्क का आरंभ ही स्वार्थ और अलंबित था। शायद उसने समझा था कि समय के साथ जैनी को अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो जाएगा। हालांकि उसे मालूम था उसकी शंका और भी बढ़ती जाती। इसके विपरीत जैनी का व्यवहार परिस्थिति के बिल्कुल अनुकूल था। उसने मनोहर को विनोद में तथा विलास में जीवन का एक साधन समझा था और उसी विचार पर वह अब तक स्थित थी। इस व्यक्ति को वह मन में पति का स्थान नहीं दे सकती थी। पाषाण प्रतिमा को वह अपना देवता न बना सकती थी। पत्नी बनना उसके जीवन का स्वप्न था, इसलिए वह मनोहर के प्रति अपने किसी कर्तव्य को स्वीकार नहीं करती। अगर मनोहर को अपनी गाढ़ी कमाई उसके चरणों पर अर्पित करना था तो कोई एहसान ना करता। मनोहर उसका बनाया हुआ पुतला, उसी का लगाया हुआ वृक्ष था। उसकी छाया और उसके फल का भोग करना वह अपना अधिकार समझती थी। मनोमालिन्य बढ़ता गया। आखिर मनोहर ने उसके साथ दावतों और जलसा में जाना छोड़ दिया। पर जैनी पूर्वत्व सैर करने जाती, मित्रों से मिलती, दावतें करती और दावतों में शरीक होती। मनोहर के साथ न जाने से उसे लेस मात्र भी दुख या निराशा नहीं होती थी, बल्कि वह शायद उसकी उदासीनता पर और प्रसन्न होती। मनोहर इस मानसिक व्यथा को शराब के नशे में डुबोने का उद्योग करता। पीना तो उसे इंग्लैंड से ही शुरू कर दिया था, पर अब उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई। वहाँ स्फूर्ति और आनंद के लिए पीता, यहाँ स्फूर्ति और आनंद को मिटाने के लिए। वह दिन दिन दुर्बल होता जाता।
वह जानता था कि शराब मुझे पिए जा रही है, पर उसके जीवन कहीं का एक अवलंब रह गया था। गर्मियों के दिन थे। मनहर एक मामले की जांच करने के लिए लखनऊ में डेरा डाले हुआ था। मामला बहुत ही संगीन था। उसे शेर उठाने की फुर्सत न मिलती। स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो चुका था, पर जैनी अपने सैर सपाटे में मग्न थी। आखिर उसने एक दिन कहा, मैं नैनीताल जा रहा हूँ, यहाँ की गर्मी मुझसे नहीं सही जाती। मनहर ने लाल आंखें निकालकर कहा, नैनीताल में क्या काम है? वह आज अपना अधिकार दिखाने पर तुल गया। जैनी ने उसके अधिकार की उपेक्षा करने पर तुली हुई। वह आज अपना अधिकार दिखाने पर तुल गया। बोली, यहाँ कोई सोसाइटी नहीं रही, सारा लखनऊ पहाड़ों पर चला गया। मनहर ने जैसे म्यान से तलवार निकालकर कहा, जब तक मैं आऊं तुम्हें कहीं जाने का अधिकार नहीं है। तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है, सोसाइटी के साथ नहीं। फिर तुम साफ देख रही हो मैं बीमार हूँ, इस पर भी तुम अपनी विलाद प्रवृत्ति को रोक नहीं सकती। मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी जैनी। मैं तुमको शरीफ समझता था। मुझे स्वप्न में भी गुमान न था कि तुम मेरे साथ ऐसी बेवफाई करोगी। जैनी ने अविचलित भाव से कहा, तो क्या हुआ? तुम समझते थे मैं तुम्हारी हिंदुस्तानी स्त्री की तरह तुम्हारी लौंडी बनकर रहूंगी और तुम्हारे तलवे सहलाऊंगी? मैं तुम्हें इतना नादान नहीं समझती। अगर तुम्हें हमारी अंग्रेज सभ्यता की इतनी भी बात नहीं मालूम, तो अब मालूम कर लो कि अंग्रेज स्त्री अपनी रुचि के सिवा और किसी की पाबंद नहीं है। तुमने मुझसे विवाह इसलिए किया था कि मेरी सहायता से तुम्हें सम्मान और प्राप्त हो पद। सभी पुरुष ऐसा ही करते हैं और तुमने भी वैसा ही किया। मैं इसके लिए तुम्हें बुरा नहीं कहती, लेकिन जब तुम्हारा वह उद्देश्य पूरा हो गया जिसके लिए तुमने मुझसे विवाह किया, तो तुम मुझसे अधिक आशा क्यों रखते हो? तुम हिंदुस्तानियों हो, अंग्रेज नहीं हो सकते। मैं अंग्रेज हूँ, हिंदुस्तानी नहीं हो सकती। इसलिए हम में से किसी को अधिकार नहीं कि वह एक दूसरे को अपनी मर्जी का गुलाम बनाने की चेष्टा करे। मनहर हतबुद्धि सा बैठा सुनता रहा। एक शब्द विष की घूंट की भांति उसके कंठ के नीचे उतर रहा था। कितना कठोर सत्य था। पद लालसा के इस प्रचंड आवेग में, विलास तृष्णा के इस अदम्य प्रवाह में वह भूल गया था कि जीवन में कोई ऐसा तत्व भी है जिसके सामने पद और विलास कांच के खिलौनों से अधिक नृत्य नहीं रखते। वह विस्मृत सत्य इस समय अपने दारुण विलाप से अधिक बदना और चेतना को तड़पने लगा। शाम को जैनी नैनीताल चली गई। मरनर ने उसकी आंखें उठाकर भी नहीं देखी उसकी तरफ। 3 दिन तक मनहर घर से नहीं निकला। जीवन के 5-6 वर्षों में उसने जितने रत्न संचित किए थे, जिन पर वह गर्व था, जिन्हें पाकर वह अपने को धन्य समझता था, अब परीक्षा की कसौटी पर जाकर नकली सिद्ध हो रहे थे। उसकी अपमानित, ग्लानित, पराधीनता आत्मा एकांत रोदन के सिवा और कोई त्राण न पाती थी। अपनी टूटी झोपड़ी को छोड़कर वह जिस सुनहले कलश वाले भवन की ओर लपका था, वह मरीचिका मात्र थी। और अब उसे फिर अपनी टूटी झोपड़ी याद आई, जहां उसने शांति, प्रेम, आशीर्वाद की सुध पी थी। यह सारा आडंबर उसे काटने खाने को लगा। उस सरल शीतल स्नेह के सामने ये सारी विभूतियां उसे च्युत सी जचने लगी। तीसरे दिन वह भीषण संकल्प करके उठा और 2 पत्र लिखे। एक तो अपने पद से इस्तीफा का था और दूसरा जैनी से अंतिम विदा की सूचना। इस्तीफे में उसने लिखा, मेरा स्वास्थ्य नष्ट हो गया है और मैं इस भार को नहीं संभाल सकता। जैनी के पत्र में उसने लिखा, हम और तुम दोनों ने भूल की और हमें जल्द से जल्द उस भूल को सुधार लेना चाहिए। मैं तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त करता हूँ, तुम भी मुझे मुक्त कर दो। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। अपराध न तुम्हारा है न मेरा। समझ का फेर तुम्हें भी था और मुझे भी। मैंने अपने पद को इस्तीफे से दे दिया और अब तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं रहा। मेरे पास जो कुछ है वह तुम्हारा है, वह सब मैं छोड़े जाता हूँ। मैं तो निमित्त मात्र था, स्वामिनी तुम थी। उस सभ्यता को दूर से ही सलाम है जो विनोद और विलास के सामने किसी बंधन को स्वीकार नहीं करती। उसने खुद जाकर दोनों की रजिस्ट्री कराई और
जेनी ने जब पत्र मनहर का पत्र पढ़ा तो मुस्कुराई। उसे मनहर की इच्छा पर शासन करने का ऐसा अभ्यास पड़ गया था कि पत्र से उसे जरा भी घबराहट नहीं हुई। उसे विश्वास था कि 2-4 दिन चिकनी चुपड़ी बातें करके वह उसे फिर वशीभूत कर लेगी। अगर मनहर की इच्छा केवल धमकी देनी न होती, उसके दिल पर चोट लगी होती, तो वह अब तक यहाँ न होता, कब का यहाँ से स्थान छोड़ चुका होता। उसका यहाँ रहना ही बता रहा है कि वह केवल बंदर धुड़की दे रहा है। जेनी ने स्थिर चित्त होकर कपड़े बदले और तब इस तरह मनोहर के सामने आई मानो कोई अभिनय करने स्टेज पर आई हो। मनोहर उसे देखते ही ठट्ठा मार हंसा। जेनी सहम कर पीछे हट गई। इस हंसी में क्रोध का प्रतिकार न था, उसमें उन्माद भरा हुआ था। मनहर के सामने मेज पर बोतल और गिलास रखी हुई थी। एक दिन में उसने ना जाने कितनी शराब पी ली। उसकी आंखों में जैसे रक्त उबला पड़ा हुआ था। जेनी ने समीप आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या रात भर पीते ही रहोगे? चलो आराम से लेटो, रात ज्यादा हो गई है। घंटों से बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम इतने निष्ठुर तो कभी नहीं थे। मनहर खोया हुआ सा बोला, तुम कब आ गई बागी? देखो कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ। चलो आज सैर कराएं उसी नदी के किनारे। तुम वहीं अपना प्यारा गीत सुनाना जिसे सुनकर मैं पागल हो जाता था। क्या कहती हो? मैं बेबुरत हूँ। यह तुम्हारा अन्याय है बागी। मैं कसम खाकर कहता हूँ ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा होगा जब तुम्हारी याद ने मुझे रुलाई ना होगी। जेनी ने उसका कंधा हिलाकर कहा, तुम यह क्या उतुल जुतुल बक रहे हो? बागी यहाँ कहाँ है? मन्नर ने उसकी ओर देखकर अपरिचित भाव से कुछ कहा, फिर जोर से हंसकर बोला, मैं यह न मानूंगा बागी। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहां तुम्हारे लिए एक फूलों की माला बनाऊंगा। जेनी ने समझ यह शराब बहुत पी गए हैं, बकझक कर रहे हैं, इससे इस वक्त कुछ भी बात करना व्यर्थ है। चुपके से कमरे के बाहर चली गई और जरा भी शंका हुई तो उसका यहाँ मूल्योच्छेद हो गया। जिस आदमी का वाणी पर अधिकार नहीं, वह इच्छा पर क्या अधिकार रख सकता है? उस घड़ी से मनहर को घर वालों की रट लग गई। कभी बागेश्वरी को पुकारता था, कभी अम्मा को, कभी दादा को। उसकी आत्मा अतीत में विचरित रहती। उस अतीत में जब जैनी ने काली छाया की भांति प्रवेश नहीं किया था और बागेश्वरी अपनी सरलत्व से उसके जीवन में प्रकाश फैलाई थी। मनहर ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। तुम कौन हो? जैनी, तुम मुझे नहीं पहचानते हो? इतने जल्दी भूल गए? मनहर, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। जैनी ने और अधिक बातचीत नहीं की। उसने मनहर के कमरे से शराब की बोतलें उठवा दी और नौकरों को ताकीद कर दी कि उसे एक घूंट भी शराब न दी जाए। अब उसे एक संदेह होने लगा, क्योंकि मनहर की दशा उससे कहीं शंकाजनक थी जितना वह समझती थी। मनहर का जीवित और स्वस्थ रहना उसके लिए आवश्यक था। इसी घोड़े पर बैठकर वह शिकार खेलती। घोड़े के बगैर शिकार का आनंद कहाँ? मगर 1 सप्ताह हो जाने के बाद मनहर की दशा में जरा भी अंतर ना हुआ। ना मित्रों को पहचानता, ना नौकरों को। पिछले 7वें दिन जैनी सिविल सर्जन को लेकर आई तो मनहर का कहीं पता ही नहीं था। 5 साल के बाद बागेश्वरी का लुटा हुआ सुहाग फिर चेता। माँ बाप पुत्र के वियोग में रो रो कर अंधे हो चुके थे। बागेश्वरी निराशा में भी आस बांधे बैठी हुई थी। उसका मायका संपन्न था, बार बार बुलावे आते, बाप आया, भाई आया, पर धैर्य और व्रत की देवी घर से न टली। जब मनहर भारत आया तो बागेश्वरी ने सुना कि वह विलायत से एक मेम लाया है। फिर भी उसे आशा थी कि वह आएगा, लेकिन उसकी आशा पूरी न हुई। फिर उसने सुना वह ईसाई हो गया। आचार विचार त्याग दिया। तब उसने माथा ठोक लिया। घर की व्यवस्था दिन दिन बिगड़ने लगी। वर्षा बंद हो गई और सागर सूखने लगे। घर बिका, कुछ जमीन थी वह बिकी, फिर गहनों की बारी आई। यहाँ तक कि अब केवल आकाशी वृत्ति ही थी। कभी चूल्हा जल गया, कभी ठंडा पड़ गया। एक दिन संध्या समय वह कुएं पर पानी भरने गई। एक थका हुआ जीर्ण विपत्ति का मारा जैसे आदमी आकर कुएं की जगत पर आकर बैठ गया। बागेश्वरी ने देखा तो मनहर। उसने तुरंत घूंघट काढ़ लिया और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी आनंद और विस्मय की हृदय से
फुरेरियां उड़ने लगीं। रस्सी और कलसा कुएं पर छोड़कर लपकी हुई घर आई और सास से बोली, अम्मा जी जरा कुएं पर जाकर देखो कौन आया है। सास ने कहा, तू पानी भरने गई थी या तमाशा देखने? घर में एक बूंद पानी की नहीं है, कौन आया है कुएं पर? चलकर देख लो ना, कोई सिपाही पैदा होगा, अब उसके सिवा कौन आने वाला? कोई महाजन तो नहीं है? नहीं अम्मा, तुम चली क्यों नहीं चलती? बूढ़ी बूढ़ी माता भांति भांति की शंकाएं करते हुए कुएं पर पहुंची तो मनहर को दौड़कर उनके पैरों में लिपट गया। माता ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम्हारी यह दशा है मानू, क्या बीमार हो? असबाब कहाँ है? मनहर ने कहा, पहले कुछ खाने को दो अम्मा, बहुत भूखा हूँ, मैं बड़ी देर से पैदल चला आ रहा हूँ। गांव में खबर फैल गई कि मनहर आया है। लोग उसे देखने दौड़े पड़े। किस ठाठ से आया, ऊंचे पद पर और हजारों रुपए पाता। अब उसके ठाठ का क्या पूछना, मैम भी साथ आई है या नहीं। मगर जब आकर देखा तो आफत का मारा आदमी, फटे हाल कपड़े, तार ताल बाल बढ़े हुए, जैसे जेल से आया हो। प्रश्नों की बौछार होने लगी। हमने से तो सुना था कि तुम्हें किसी ऊंचे पद पर हो। मनहर ने जैसे किसी भूली बात को याद करने का विफल प्रयास किया। मैं तो किसी ओहदे पर नहीं। वाह, विलायत से मैम नहीं लाए थे? मनहर ने चकित होकर कहा, विलायत? कौन विलायत गया था? अरे भंग तो नहीं खाए हो? विलायत नहीं गए थे? मनहर मूढ़ों की भांति हंसा। मैं विलायत क्या करने जाता? अजी तुमको वजीफा मिला नहीं था? यहाँ से तुम विलायत गए थे, तुम्हारे पत्र बराबर आते थे। अब कहते हो मैं विलायत गया ही नहीं। होश में हो या हम लोग को उल्लू बना रहे हो? मनहर ने उन लोगों की तरफ आंखें फाड़कर देखा और बोला, मैं तो कहीं नहीं गया था, आप लोग न जाने क्या कह रहे हैं। अब इसमें संदेह की गुंजाइश न रही कि वह अपने होशो हवास में नहीं है। उसने विलायत जाने के पहले की सारी बातें याद थी। गांव और घर के एक एक आदमी को पहचानता था। लेकिन जब इंग्लैंड, अंग्रेजी बीबी और ऊंचे पद का जिक्र आता तो भौचक्का होकर ताकने लगता। बागेश्वरी को अब उसके प्रेम में एक अस्वाभाविक अनुराग दिखता जो उसे बनावटी मालूम होता। वह चाहती थी कि उसके व्यवहार और आचरण में पहली जैसी बेतकल्लुफ हो। वह प्रेम का स्वांग नहीं, प्रेम चाहती थी। 5 दिनों में उसे ज्ञात हो गया कि इस अनुराग का कारण बनावट या दिखावा नहीं है, वरन कोई मानसिक विकार है। मनहर ने माँ बाप का इतना अदब पहले कभी नहीं किया था। उसे अब मोटे से मोटा काम करने में कोई संकोच नहीं था। वह जो बाजार से साग सब्जी लाने में अपना अनादर समझता था, अब कुएं से पानी खींचकर लकड़ियां फाड़ता और घर में झाड़ू लगाता था। और अपने घर में ही नहीं, सारे मोहल्ले में उसकी सेवा और नम्रता की चर्चा होती। एक बार मोहल्ले में चोरी हो गई। पुलिस ने बहुत दौड़ धूप की, पर चोरों का पता न चला। मनहर ने चोरी का ही पता नहीं लगाया, वरन माल भी बरामद कर दिया। इससे आसपास के गांव और मोहल्लों में उसका यश फैल गया। कोई चोरी होती तो लोग उसके पास दौड़े आते और अधिकांश उद्योग उसके सफल भी होते। इस तरह उसकी जीविका की एक व्यवस्था हो गई। वह अब बागेश्वरी के इशारों का गुलाम था। उसी की दिलजोई और सेवा में उसके दिन कटते। अगर उसमें विकार या बीमारी का कोई लक्षण था तो वह इतना ही, यही सनक और सवार हो गई थी। बागेश्वरी को उसकी दशा पर दुख होता, पर उसकी यह बीमारी वह स्वास्थ्य से उसके कहीं प्रिय थी जब वह उसकी बात भी न पूछता था। 6 महीनों के बाद एक दिन जैनी मनहर का पता लगाती हुई आ पहुंची। हाथ में जो कुछ था वह उड़ा चुकने के बाद अब उसे किसी आश्रय की खोज थी। उसकी चाहने वालों में कोई ऐसा न था जो उसकी आर्थिक सहायता करता। शायद अब जैनी को कुछ ज्ञानी भी होती। वह अपने किए पर लज्जित थी। द्वार पर हार्न की आवाज सुनकर मनहर बाहर निकला और इस प्रकार जैनी को देखने लगा मानो कभी देखा ही ना हो। जैनी ने मोटर से उतरकर उससे हाथ मिलाया और अपनी आप बीती सुनाने लगी। तुम इस तरह छिपकर मुझसे क्यों चले आए और फिर आकर एक पत्र भी नहीं लिखा? आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या बुराई की थी? फिर मुझ में कोई बुराई देखी थी तो तुम्हें था कि मुझे सावधान कर देते। छिप कर चले आने का क्या फायदा हुआ? ऐसी अच्छी जगह मिल गई थी तो भी हाथ से निकल गई।
मनहर काठ के उल्लू की भांति खड़ा रहा। जैनी ने फिर कहा, तुम्हारे चले आने के बाद मेरे ऊपर जो संकट आए तुम्हें क्या सुनाऊं। तुम घबरा जाओगे। मैं इसी चिंता और दुख में बीमार हो गई। तुम्हारे बगैर मेरा जीवन निरर्थक हो गया। तुम्हारा चित्र देखकर मन को ढांसना देती थी। तुम्हारे पत्रों को आदि से अंत तक पढ़ना मेरे लिए सबसे मनोरंजक विषय था। तुम मेरे साथ चलो। मैंने एक डॉक्टर से बात की है। वह मस्तिष्क के विकारों का डॉक्टर है। मुझे आशा है कि उसके उपचार से तुम्हें लाभ होगा। मनहर चुपचाप विरक्त भाव से खड़ा रहा, मानो वह ना कुछ देख रहा है न सुन रहा है। सहसा बागेश्वरी निकल आई। जैनी को देखते ही वह ताड़ गई कि यह मेरी यूरोपियन सौत है। वह उसे बड़े आदर सत्कार के साथ भीतर ले आई। मनहर भी उसके पीछे पीछे चला आया। जैनी ने टूटी खाट पर बैठते हुए कहा, इन्होंने मेरा जिक्र तो किया होगा। मेरी इससे लंदन में शादी हुई। वागेश्वरी बोली, यह तो मैं आपको देखते ही समझ गई। जैनी, इन्होंने कभी मेरा जिक्र नहीं किया। वागेश्वरी, कभी नहीं। इन्हें तो कुछ याद ही नहीं। आपको यहाँ आने में बड़ा कष्ट हुआ होगा। जैनी, महीनों के बाद तब इनके घर का पता चला। वहां से बिना कुछ कहे सुने चल दिए। आपको कुछ मालूम है इन्हें क्या शिकायत है? शराब बहुत पीने लगे हैं। आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? हमने तो किसी को नहीं दिखाया। जैनी ने तिरस्कार से कहा, क्यों? क्या आप उन्हें हमेशा बीमार रखना चाहती हैं? वागेश्वरी ने बेपरवाही से कहा, मेरे लिए तो इनका बीमार रहना इनके स्वस्थ रहने से कहीं अच्छा है। तब वह अपनी आत्मा को भूले हुए थे, अब उसे पा गए हैं। फिर उसने निर्दय कटाक्ष करके कहा, मेरे विचार से तो वह तब बीमार थे, अब उसे पा गए हैं। जैनी ने चिढ़कर कहा, नॉनसेंस। इनकी किसी विशेषज्ञ से चिकित्सा करानी होगी। यह जासूसी में बड़े कुशल हैं। जैनी ने चिढ़कर कहा, इनके सभी अफसर इनसे प्रसन्न थे। वह चाहे तो अब भी वह जगह मिल सकती है। अपने विभाग में ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इनका रोग असाध्य नहीं है। हाँ, विचित्र अवश्य है। आप क्या इनकी बहन हैं? वागेश्वरी ने मुस्कुरा कर कहा, आप तो गाली दे रही हैं। यह मेरे स्वामी हैं। जैनी पर मानो वज्रपात हुआ। उसने मुख पर से नम्रता का आवरण हट गया और मन में छुपा हुआ क्रोध जैसे दांतों पीसने लगा। उसकी गर्दन की नसें तन गई और दोनों मुट्ठियां बंध गई। उन्मत्त होकर बोली, बड़ा दगाबाज आदमी है। इसने मुझसे बड़ा धोखा किया। मुझसे इसने कहा कि मेरी स्त्री मर गई है। कितना बड़ा धूर्त है। यह पागल नहीं है, इसने पागलपन का स्वांग भरा है। मैं अदालत में इसकी सजा कराऊंगी। क्रोध व वेश के कारण वह कांप उठी, फिर रोते हुए बोली, दगाबाजी का मैं इसे मजा चखाऊंगी। ओह, इसने कैसे मीठी मीठी बातें करके मुझे फंसाया। मैंने ही इसे जगह दिलाई। मेरे ही प्रयत्नों से यह बड़ा आदमी बना। इसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा, अपना देश छोड़ा, और इसने मेरे साथ ऐसा कपट किया। जैनी ने सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। फिर तैस पे उठी और मनहर के पास जाकर उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली, मैं तुम्हें खराब करके छोड़ूंगी। तूने मुझे समझा क्या है? मनहर इस तरह शांत भाव से खड़ा हो मानो उससे उसे कोई प्रयोजन ही नहीं। फिर वह सिंघनी की भांति मनहर पर टूट पड़ी और उसे जमीन पर गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। वागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर अलग कर दिया और बोली, तुम ऐसी डायन ना होती तो उनकी यह दशा क्यों होती? जैनी ने तैस में आकर जेब से पिस्तौल निकाली और वागेश्वरी की तरफ बढ़ी। सहसा मनहर तड़पकर उठा, उसके हाथ से भरा हुआ पिस्तौल छीनकर फेंक दिया और वागेश्वरी के सामने खड़ा हो गया। फिर ऐसा मुंह बना लिया मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसी वक्त मनहर की माताजी दोपहर की नींद सोकर उठी और जैनी को देखकर वागेश्वरी की ओर प्रश्न भरी आंखों से ताका। वागेश्वरी ने उपहास भाव से कहा, यह आपकी बहू है। बुढ़िया ठिनक कर बोली, कैसी मेरी बहू? यह मेरी बहू बनने जोग है? बंदरिया लड़के पर न जाने क्या क्या कर दिया, अब छाती पर मूंग दलने आई। जैनी एक क्षण तक मनहर को खूब भरी आंखों से देखती रही। फिर बिजली की भांति कौंध कर उसने आंगन में पड़ा पिस्तौल उठा लिया और वागेश्वरी पर छोड़ना ही चाहती थी कि मनहर सामने आ गया। वह बेधड़क जैनी के सामने चला गया। उसकी
हाथ से पिस्तौल छीन लिया और अपनी छाती में गोली मार ली। दोस्तों, इस कहानी से साफ पता चलता है कि हम अगर बाहर वालों के लिए घर वालों को छोड़ते हैं, अगर किसी बाहर वाली स्त्री के लिए अपनी पत्नी का त्याग करते हैं, तो बाद में हम कहीं के नहीं रह जाते और हमारे पास मरने के अलावा दूसरा कोई और रास्ता नहीं बचता। उन्माद के ऐसे जाल में फंस जाते हैं, ऐसी मानसिक बीमारी में फंस जाते हैं जिसमें भावनाएं, संवेग, सारी चीज़ें खो जाती हैं और कभी कभी आत्महत्या करने का जी होता है या आत्महत्या कर लेते हैं। बस इस कहानी में इसी चीज़ को बताया गया है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कहानी सुनने में अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा। इसके बाद मैं नई कहानी में मिलती हूँ।